Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5, Delhi Sultanate 2, the Khilji, Tughlaq, Sayyid and Lodi dynasties. बेटा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के पार्ट 2 को, जिसमें हमें पढ़ना है 4 डायनेस्टीज़ को। पहली है खलजी, उसके बाद आएगी तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी डायनेस्टी। बेटा कुछ बुक्स में खलजी की जगह क्या लिखा होता है बेटा? खिलजी। दोनों सेम ही हैं, है ना, दोनों सेम ही डायनेस्टी हैं, खलजी बोलो या खिलजी बोलो। तो शुरुआत हम करेंगे खलजी डायनेस्टी से। बेटा जो खलजी सुल्तान थे उन्होंने 3 डिकेड्स रूल किया। 1 डिकेड में होते हैं 10 ईयर्स, तो बताओ 3 डिकेड्स में कितने ईयर हो जाएंगे? 30 ईयर्स। क्लियर है? खलजी सुल्तान ने 30 साल रूल किया। इनकी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी थी बेटा कि अपनी पॉलिसीज़ के अच्छे होने की वजह से ये लोग अपने एम्पायर को बहुत एक्सपांड कर पाए। ठीक है, इनका एम्पायर बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया ड्यू टू हिज पॉलिसीज़। इनकी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी थी कि इनकी पॉलिसीज़ की वजह से इनका एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपांड हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो एडमिनिस्ट्रेशन था इन लोगों का, वो भी इतना अच्छा था बेटा, जिसकी वजह से ये कंसोलिडेट कर पाए। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है बेटा? अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लेना, ज़्यादा मजबूत कर लेना। तो ये अपनी पोजीशन को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाए अपने अच्छे प्रशासन की वजह से, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। ऑल इन ऑल लोग खुश थे जब ये रूल कर रहे थे। द खलजी डायनेस्टी हैड 3 मेन सुल्तान। खिलजी डायनेस्टी में 3 मेन सुल्तान्स हैं। पहले होंगे जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने कब से रूल करना स्टार्ट किया? 1290 से स्टार्ट किया। कब तक किया? 1296 तक। 6 ईयर्स रूल रहेगा जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी, क्या बोला जाता था बेटा जलालुद्दीन खिलजी को? क्लीमेंसी किंग। क्लीमेंसी किंग का मतलब क्या होता? वो राजा जिसमें दया कूट कूट कर भरी हो, जो किसी को भी सीवियरली पनिश ना करे, है ना, सबके लिए अपने अंदर दया भाव को रखे। इसने कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया? पॉलिसी ऑफ पीस। शांति बनी रहनी चाहिए हर जगह। द अथॉरिटी ऑफ द क्राउन वॉज नो लॉन्गर फियर ड्यूरिंग हिज रीन। जब ये रूल कर रहे थे जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, तो बेटा क्राउन मतलब राजा से बहुत ज़्यादा लोग डरते नहीं थे। ठीक है, राजा की अथॉरिटी से बहुत ज़्यादा लोग डरते नहीं थे। इनकी बेटा मंगोल्स के टूवर्ड्स भी बहुत लीनियंट पॉलिसी थी, बहुत लीनियंसी रखते थे ये मंगोल्स के टूवर्ड्स भी। अलाउद्दीन खिलजी जो नेफ्यू थे वो जलालुद्दीन को मार देते हैं और थ्रोन को कैप्चर कर लेते हैं। अगर कोई राजा इतना ही दयावान होगा, पीस की पॉलिसी को एडॉप्ट करेगा, तो कोई ना कोई चतुर व्यक्ति ऐसा ज़रूर बैठा होगा जो इस बात का एडवांटेज उठाएगा। और इस बात का एडवांटेज उठाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि जलालुद्दीन का नेफ्यू ही था, भतीजा ही था। मर्डर कर दिया उसने जलालुद्दीन का और थ्रोन अपने कंट्रोल में ले लिया। बेटा क्लीमेंसी किंग का मतलब पता चल गया आपको? क्लीमेंसी किंग का मतलब क्या है? क्लीमेंसी किंग का मतलब है वो राजा जिसमें दया की भावना हो। अगर बेटा आपसे कोई पूछेगा कि पावरफुल रूलर कौन थे खलजी डायनेस्टी के, तो आप बता देना कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली जो रूलर रहे वो अलाउद्दीन रहे। ये पहले टर्किश सुल्तान थे। ही वॉज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये पहले तुर्क सुल्तान थे। हम टर्किश बोलते ज़रूर है बेटा, पर ये तुर्किश है ना, तुर्क लोग हैं। तो ये पहले टर्किश सुल्तान थे दिल्ली के, जिन्होंने बिल्ड किया इम्पीरियल एम्पायर इन इंडिया। तो पहली बात तो ये बहुत पावरफुल रूलर थे। दूसरी बात, ये पहले टर्किश सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने इम्पीरियल एम्पायर बनाया इंडिया में। बहुत ही ब्रिलियंट जनरल थे, प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत अच्छी कर लेते थे, बहुत ही कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, लोगों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये इन्हें बहुत अच्छे से पता था। ब्रिलियंट जनरल का मतलब क्या होता है कि अगर इन्हें आर्मी में खड़ा कर दिया जाए तो जीत कर ही वापस आएंगे। ही वॉज ऑल्सो नोन टू बी क्रूअल एंड रिसोल्यूट रूलर। इन्हें बहुत ज़्यादा क्रूअल रूलर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? तो बेटा आप सबको क्रूअल का मतलब तो होगा पता, निर्मम, दुष्ट, है ना, दुष्ट टाइप के रूलर भी कहा जाता था इनको।
रिसोल्यूट रूलर भी कहा जाता था, मतलब एक बार जो फैसला ले लिया वो ले लिया, भले अब कुछ भी हो जाए उस फैसले को बदला नहीं जाएगा। इस टाइप के रूलर भी थे कौन, हमारे अलाउद्दीन। ठीक है, अब क्रूअल तो आप इसी बात से समझ जाओ ना, अपने चाचा को मार के जिसने थ्रोन लिया हो वो क्रूअल नहीं होगा, ये तो गलत बात ही होगा कहना अपने चाचा को मारा और थ्रोन ले लिया। ये रिसोल्यूट रूलर भी थे, बहुत दृढ़ निश्चयी थे, भले ही उस डिसीजन से कुछ नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, डिसीजन चेंज नहीं करते थे। एक्सपांशन ऑफ एम्पायर, अब हम देखेंगे इन्होंने कैसे साम्राज्य का विस्तार किया। अलाउद्दीन ने पहले गुजरात जीता, फिर मालवा जीता। अलाउद्दीन कनकड, कनकड का मतलब क्या होता है, जीतना। पहले किसको जीता, गुजरात को, फिर किसको जीता, मालवा को। फिर इन्होंने जीता मेवाड़, कब जीता, 1297 CE में। और मेवाड़ जीतते ही इन्हें वेस्टर्न सी पोर्ट्स का कंट्रोल मिल गया। देखो ये वाली जो साइड है इंडिया की, ये वेस्ट साइड है, ये वाली ईस्ट साइड है। तो जैसे ही मेवाड़ जीता इन्हें वेस्टर्न सी पोर्ट्स का कंट्रोल मिल गया। फिर इन्होंने कनकर किया राजपूत डोमेन को, कहाँ पर, रणथंभौर के राजपूत को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। चित्तौड़ के राजपूत भी हार गए, जालौर जो राजस्थान में है उनके राजपूत भी इनके कंट्रोल में आ गए। ही ऑल्सो कंकर्ड राजपूत डोमेन ऑफ रणथंभौर, चित्तौड़ एंड जालौर इन राजस्थान। राजस्थान के कौन कौन से राजपूतों को जीत लिया इन्होंने, रणथंभौर के, चित्तौड़ के, जालौर के। कब से कब तक, 301 से 303 तक, 1301 से 1303 CE तक ये कंटिन्यू राजपूतों को भी जीतते चले गए। अब बेटा अगर हम मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड विक्ट्री की बात करें जो अलाउद्दीन को मिली, उनका भी एम्बिशन था कि ये जीत उन्हें मिले, वो जीत कौन सी अब हम पढ़ेंगे। अलाउद्दीन की जो मोस्ट एम्बिशियस विक्ट्री थी वो थी डेक्कन विक्ट्री। मतलब डेक्कन का मतलब आपको पता है, ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं डेक्कन। डेक्कन का जीतना इनके लिए बड़ी उपलब्धि थी। इनके बहुत फेमस जनरल थे जिनका नाम था मलिक काफूर, उसने ये कैंपेन किया था डेक्कन जीतने का। मलिक काफूर नोन एज 1000 दिनारी। मलिक काफूर वो क्या भी कहा जाता है बेटा, 1000 दिनारी। मलिक काफूर वो क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी। क्यों कहा जाता है 1000 दिनारी, क्योंकि इसे खरीदा गया था 1000 दिनारों को देकर। इसलिए इन्होंने पहले क्या किया बेटा, देवगिरी के रूलर को हराया, वरंगल के रूलर को हराया और होयसालास को हराया। तो डेक्कन कैंपेन इनका सबसे एम्बिशियस कैंपेन था, एम्बिशियस विक्ट्री थी, जिसको पूरा कर दिखाया मलिक काफूर ने। पहले देवगिरी के रूलर को हराया, वरंगल को हराया और होयसालास को हराया। एंड द पांड्याज इन द साउथ, और पांड्याज को भी हराया। 4 लोगों के नाम याद करने आपको, रूलर्स ऑफ देवगिरी, वरंगल, होयसालास, पांड्याज। ही कैरिड अवे ह्यूज वॉर ब्यूटी ऑफ साउथ। वैसे भी कम लुटा पिटा था, मतलब देखो जितनी लूटपाट हुई बेटा वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हुई, साउथ में बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो साउथ में अभी तक वेल्थ बरकरार थी। तो जब अलाउद्दीन के भेजे गए मलिक काफूर यहाँ पर लूटपाट करते हैं, राजाओं को हराते हैं, तो यहाँ से बहुत सारा पैसा लेके जाते हैं। ही कैरिड अवे ह्यूज वॉर बूटी फ्रॉम दिस किंगडम्स। कहाँ कहाँ से, देवगिरी से, वरंगल से, होयसाल से, पांड्या के जो एरियाज थे वहाँ से बहुत सारा पैसा, गोल्ड, सिल्वर, ये सब लेके जाते हैं, और भी जो प्रेशियस स्टोन्स थे वो। ही रिटर्न फ्रॉम द डेक्कन विथ 612 एलिफेंट्स, 20,000 हॉर्सेस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड, चेस्ट ऑफ ज्वेल्स। बेटा मेरी बात सुनो, जब वो यहाँ से जा रहे थे तब उनके पास 612 तो हाथी थे, 20,000 घोड़े थे, बहुत सारा सोना था, बहुत सारे ज्वेल्स थे। बेटा यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना चेस्ट ऑफ ज्वेल्स, का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे जो बॉक्सेस होते हैं ना, बहुत सारे बॉक्सेस इनके पास काय के आए, चेस्ट ऑफ गोल्ड, चेस्ट ऑफ ज्वेल्स, बहुत सारी ज्वेलरी के बड़े बड़े बॉक्सेस इनके पास आए, है ना। अलाउद्दीन ने ये रियलाइज़ कर लिया था बेटा, अलाउद्दीन थे तो समझदार, हमने बोला ना, बहुत ही होशियार थे ये, तो इन्होंने ये बात समझ गए थे कि भाई साउथ को दिल्ली से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, दिल्ली दूर है। आज तो हमारे पास मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो विद इन आवर 2 आवर हम साउथ पहुंच सकते हैं दिल्ली से। बट बिफोर फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वॉज नॉट देयर, इवन ट्रांसपोर्टेशन वॉज नॉट देयर, सो प्रॉब्लमेटिक होता था इतने बड़े एरिया को
इतनी दूर से मैनेज करना, है ना। तो इसीलिए जो हारे हुए राजा थे उनसे कहा कि भाई रूलर तुम ही बने रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूलर भी खुश कि वाह यार कितना अच्छा राजा, हमें जीतने के बाद भी हमसे कह रहा है तुम ही रूल करो। पर राजाओं से कहा कि भाई इसके बदले में आपको हमें एनुअल ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, ठीक है, हमारी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करो, है ना। मतलब सर्वप्रथम तो हम ही हैं, हमें जब ज़रूरत लगेगी हम आपसे बात करेंगे, है ना, हमें जब ज़रूरत लगेगी हम आपको यूज़ करेंगे। अभी तो आप एनुअल ट्रिब्यूट हमें दो, और एक काम और करो कि हमें हमारी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लो। बेटा यहाँ पर ये जो वर्ड है ओवरलॉर्डशिप, इसका मतलब क्या होता है? आधिपत्य। भाई तुम हमारे आधिपत्य को स्वीकारो, हमें साल के साल पैसा देते रहना और तुम रूलर बने रहो, हमें कोई परेशानी नहीं। देखा, एक तीर से दो निशाने, इसको समझ में आ गया था। भाई मैं तो कंट्रोल कर नहीं पाऊंगा, बेटर है कि ये राजा खुद कंट्रोल करें और मुझे पैसा देते रहें। अब हम मंगोल इन्वेजन्स की बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा मंगोल इन्वेजन्स को, है ना, मंगोल के इन्वेजन्स। जब अलाउद्दीन रूल कर रहे थे तो मंगोल ने दिल्ली के ऊपर अटैक किया पहली बार कब? 1296 सीई में। मंगोलिया के होते हैं मंगोल, इंडिया के ऊपर चाइना है और चाइना के ऊपर मंगोलिया है, मतलब रशिया और चाइना के बीच में एक जगह है जिसे हम कहते हैं मंगोलिया। तो जो मंगोल्स थे वो भी इंडिया को इन्वेड करने आए, कब आए? 1296 में आए। अलाउद्दीन ने उन्हें हरा दिया और उन्हें वापस पहुंचा दिया। सोचो, वो मंगोल जिससे पूरी दुनिया डरती थी उसे अलाउद्दीन ने हराया। इसके बाद अलाउद्दीन की समझ में यह आ गया था कि भाई हो सकता है ये फ्यूचर में फिर से अटैक करे, तो मुझे वो सारे मीन्स को अडॉप्ट करना है जिससे कि इनके अटैक का मेरे एम्पायर पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। इसने प्रॉपर आर्मी को ऑर्गेनाइज़ किया, नए फोर्ट बना दिए अलॉन्ग द फ्रंटियर्स, जो पुराने थे उन्हें प्रॉपरली रिपेयर करा दिया, ठीक है। और जो फ्रंटियर प्रोविंसेस थे जहाँ पर लगता था कि यार अटैक हो सकता है, जहाँ पर थोड़े से वीक पॉइंट्स थे, है ना, उन सब पे बहुत ही एबल गवर्नर्स को बैठा दिया, इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस को, रिस्पॉन्सिबल पर्सन को पोजीशन दी। एक बार बुक में देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। प्रॉपर पहले तो आर्मी को ऑर्गेनाइज़ किया, न्यू फोर्ट्स बना दिए अलॉन्ग द फ्रंटियर्स। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी फ्रंटियर प्रोविंसेस की वो दी गई ज़फ़र खान को, मलिक काफूर को। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, एबल केपेबल भी थे, इसीलिए उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी फ्रंटियर प्रोविंसेस की, क्योंकि ये बहुत ही एफिशिएंट जनरल थे अलाउद्दीन के। बेटा हम जब कोई भी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देते हैं तो उसकी कैपेबिलिटी को देख के ही देते हैं। ऐसे अलाउद्दीन को पूरा विश्वास था ज़फ़र खान पे, मलिक काफूर पे, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दे दी। ये जो मेजर्स लिए गए इससे मंगोल्स पे प्रॉपर चेक रख पाए अलाउद्दीन, मंगोल अटैक होने से बचा पाए अपने एम्पायर को। बेटा ये वो कॉइन्स हैं जो किसने इशू करवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ऐसा एक कॉइन हमारे पास भी है, सच में है। देखो बेटा मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को, ये देखो दिख रही है, ये सिल्वर कॉइन है, क्लियर है। और बेटा ये जो मेजर्स लिया अलाउद्दीन ने, इस वजह से वो मंगोल अटैक्स को रोक पाया। इस वजह से ये हिस्ट्री में बहुत फेमस हुआ, क्योंकि ये अपने एम्पायर को कंटिन्यूसली क्या कर पाया? डिफेंड कर पाया, किससे? मंगोल के अटैक से। तो होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑन द नॉवेल्स। नॉवेल्स को कैसे कंट्रोल में रखा किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बेटा नॉवेल्स पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी था उस टाइम में, क्योंकि नॉवेल्स क्या करते थे? किंग्स के अगेंस्ट में कंटिन्यूस कॉन्स्पिरेसी करते रहते थे। तो अलाउद्दीन बहुत ही एबल कमांडर थे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है वो भी वो जानते थे, तो उन्होंने बहुत सारे तरीके ऐसे अपनाए जिससे कि वो नॉवेल्स के ऊपर क्या रख पाए? चेक रख पाए, ठीक है। क्योंकि नॉवेल्स कंटिन्यूसली क्या ट्राई करते रहते थे? टू डी एस्टेब्लिश द सुल्तान, है ना, टू डी एस्टेब्लिश द सुल्तान, कि भाई किस तरीके से हम सुल्तान को बदलें, सुल्तान की पावर को कम करें, है ना, सुल्तान के ऊपर ऐसे कंट्रोल रखें कि सुल्तान सिर्फ हमारी बातें सुने। तो उसने खुद ही नॉवेल्स के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखा। पहले तो
लैंड और प्रॉपर्टी जो नॉवेल्स को दी जाती थी, जिसे हम इक्ता कहते थे या गिफ्ट कहते थे, या जो रिलीजियस ग्रांट्स होती थी, वो वापस ले ली गई। नॉवेल्स के पास जो भी इक्तास, गिफ्ट, रिलीजियस ग्रांट थी, वो सब कुछ वापस ले ली, मतलब नॉवेल्स से प्रॉपर्टी छीन ली। दूसरा, वेडिंग फीस्ट एंड सोशल गैदरिंग्स ऑफ नॉवेल्स वर बैंड। क्या करते थे ये नॉवेल्स, जो लोग होते थे आपस में मिलजुल के पार्टी वार्टी कर लेते थे, शादियों में जो खाना वाना होता था इनका इकट्ठा, सोशल गैदरिंग्स, ये सब बंद करवा दी किसने? अलाउद्दीन ने। एल्कोहल पे पूरी तरह बैन लगाया कि भाई पब्लिक प्लेसेस पे आप अल्कोहल नहीं पिएंगे। ड्रिंकिंग अल्कोहल इन पब्लिक प्लेसेस वाज प्रोहिबिटेड। कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पर सिर्फ पब्लिक प्लेसेस लिखा है, पर बाकी दूसरी बुक्स में मैंने पढ़ा है कि पूरी तरह बैन लगा दिया था शराब पर। अच्छा, दूसरी बात, ये अलाउद्दीन चाहते थे कि मैं पूरी तरह इन्फॉर्म्ड रहूँ, तो इसीलिए इन्होंने एक प्रॉपर एफिशिएंट स्पाई सिस्टम को भी डेवलप किया था, जो राजा को डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में बताते रहते थे। जो स्पाइस थे, जासूस थे, ये राजा को पूरी तरह इन्फॉर्म रखते थे, वेल इन्फॉर्म रखते थे किस रिगार्ड में कि भाई इनके एम्पायर में क्या हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि मिलिट्री रिफॉर्म्स क्या क्या किए। इसने मिलिट्री में भी अच्छे खासे सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए। इन्होंने दाग के सिस्टम को यूज़ किया, ठीक है। जो घोड़े होते थे उन्हें प्रॉपर ब्रांडिंग की उनकी। देखो कई बार ऐसा होता था कि अच्छी नस्ल के गुड क्वालिटी हॉर्सेस को तो बुलवाया गया, पर जो इनके शोल्डर्स वगैरह होते थे वो रिप्लेस कर देते उन हॉर्सेस को। तो इससे बचने के लिए कि भाई जो घोड़ा, जो हॉर्स मैंने दिया है अपने शोल्डर्स को, उसके पास वही रहे, इन्होंने हॉर्सेस की ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? दाग। एक सील रहती थी, रॉयल सील, उसको गर्म करके हॉर्सेस के ऊपर लगा दिया जाता था। सुनने में थोड़ा इनह्यूमन लग रहा होगा, पर इस तरीके से ये हॉर्स की ब्रांडिंग कर देते थे। चेहरे का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन रखते थे। अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव रोल फॉर शोल्डर्स, किसकी दाढ़ी है, मूछ है, तिल है, कहाँ पर कौन सा निशान है, ये सब। दाढ़ी मूछ का तो नहीं रखते होंगे क्योंकि तो कट जाती हैं, बढ़ जाती हैं, पर इस बात को ज़रूर वो देखते होंगे किसको कहाँ पर तिल है, कोई निशान है, कोई बर्थ मार्क है। इस तरीके से सिपाहियों का भी पूरा लेखा जोखा होता था और हॉर्सेस की भी ब्रांडिंग होती थी। ये इसलिए हुआ करते थे ये हॉर्सेस को ब्रांड की, गुड हॉर्सेस को बैड वन से कोई शोल्डर चेंज ना कर ले। अलाउद्दीन के पास बहुत बड़ी सी आर्मी थी और वो आर्मी को कैश में पे करता है। अब अगर हम एक फेमस हिस्टोरियन की बात करें फ़रिश्ता की, तो वो बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन देते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मिलिट्री का। उनके शब्दों में, अलाउद्दीन खिलजी के पास एक वेल इक्विप्ड, ट्रेंड, डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड आर्मी थी। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है आर्मी के लिए, हमेशा मोटिवेटेड रहती थी। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन में रहती थी। ट्रेनिंग उन्हें प्रॉपर मिली हुई थी। इक्विप्ड मतलब लड़ने के लिए जो भी सामान चाहिए, वॉरफेयर मशीनरी उनके पास थी। लगभग 4,75,000 हॉर्समैन थे उनकी आर्मी में। 4,75,000 तो घुड़सवार थे। जो सैलरी होती थी हॉर्समैन की वो फिक्स थी, 234 टंकास। एक साल में उन्हें 234 टंकास मिलते थे। बट दोज हॉर्समैन हु हैड देयर ओन हॉर्स गॉट 78 टंकास। पर वो घुड़सवार जिनके पास अपने खुद के घोड़े होते थे उन्हें 78 टंकास मिलते थे, इन एडिशन टू देयर ओरिजिनल पे। ओरिजिनल पे तो जो होगा वो मिलेगा ही मिलेगा, ओरिजिनल पे के अलावा भी 78 टंकास उन्हें दिए जाते थे। जो सुल्तान था वो हैंडसम सैलरी और रेगुलर सैलरी देता था अपने शोल्डर्स को। अगर आपको शोल्डर्स को मोटिवेटेड रखना है तो उनकी नीड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें मोटिवेशन देने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर एक अच्छी हैंडसम सैलरी देनी पड़ेगी, है ना बेटा। क्योंकि जब हमें लगता है कि मेरी फैमिली खुश है, मेरी सारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, है ना, तो मैं उस राजा के लिए बहुत ज़्यादा दिल से लड़ता हूँ। तो एक अच्छा शोल्डर चाहिए, मोटिवेटेड शोल्डर चाहिए, तो रेगुलर और हैंडसम सैलरी तो चाहिए चाहिए। ही मेड अरेंजमेंट्स फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द शोल्जर्स। उन्होंने शोल्जर सिपाहियों की ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किए हुए थे। शोल्जर्स के पास इक्विपमेंट थे, आर्म्स थे, मतलब जितने भी शोल्जर्स थे वो वेल इक्विप्ड थे, उनके पास सब कुछ थे, प्रॉपर इक्विपमेंट्स, आर्म्स, वेपन्स सब थे। अब मार्केट कंट्रोल पॉलिसी की बात करेंगे तो बेटा जो अलाउद्दीन थे उन्होंने स्ट्रिक्ट मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। मतलब बाज़ार में क्या हो रहा है, क्या बेचा जा रहा है, किस दाम पे बेचा जा रहा है, वेट मेजरमेंट कैसे हैं, इस सब पे पूरी नज़र रखते थे अलाउद्दीन। प्राइसेस को कंट्रोल करते थे, सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ को।
जो असेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं जिनके बिना ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, उनके प्राइजेस पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल किया हुआ था अलाउद्दीन ने। दिल्ली में जो सामान बेचा जा रहा है उस पर भी, दिल्ली के आसपास जो सामान बेचा जा रहा है उस पर भी। और ये क्यों किया था? जिससे कि जो आर्मी है उसे जितनी सैलरी दी जा रही है उसमें वो अच्छा खासा अपनी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई कर दे। इट वॉज डन टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी इन लिमिटेड रिसोर्सेज। जितना पैसा हम आर्मी पर्सनल को दे रहे हैं उतने पैसे में उसकी एसेंशियल नीड्स पूरी हो जाए, इसका ध्यान रखना था। इसलिए मार्केट पे कंट्रोल था। इन पॉलिसीज़ को प्रॉपरली फॉलो करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। फार्मर्स को अलाउ किया गया, द फार्मर्स वर अलाउड टू कीप ओनली 10 माउंट्स ऑफ कॉर्न विद देम, कि भैया वो अपने पास सिर्फ 10 माउंट्स कॉर्न रखेंगे, बाकी मक्का बाज़ार में दे देंगे, गवर्नमेंट को एक फ़िक्स रेट पे बेच देंगे। इससे क्या सुनिश्चित करना चाहते थे अलाउद्दीन कि भैया रेगुलर सप्लाई बनी रहे फूड ग्रेन्स की। ऐसा ना हो कि फार्मर्स बहुत ज़्यादा होर्डिंग कर लें, इस टाइम का इंतज़ार करते रहें कि फसलों के दाम बचेंगे जब मैं मार्केट में बेचूंगा, ऐसा नहीं हो। इसीलिए इन्होंने कहा कि सिर्फ आपको 10 माउंट्स कॉर्न रखना है, बाकी सारी बेच देनी है, और वो भी गवर्नमेंट को बेचनी है, फिक्स प्राइस पे बेचनी है। बहुत सारी ग्रेनरीज को बिल्ड किया गया कैपिटल में। ग्रेनरीज बोले तो भंडार गृह, मतलब जहाँ पर हम गोडाउन्स, मतलब जहाँ पर हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं। जब भी स्कैरसिटी होती, अनाज की कमी होती, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, कॉर्न वॉज सोल्ड टू द सिटीजन एट फिक्स रेट। जब भी अनाज की कमी होती तो ये जो मक्का था, कॉर्न था, इसे सिटीजन्स को फिक्स रेट में बेच दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, जिनमें से एक का नाम था शहनाई मंडी। क्या नाम था? शहनाई मंडी। इसकी ड्यूटी होती थी, ये प्रॉपर लिस्ट बनाता था प्राइसेस की, बहुत सारे कमोडिटीज़ के रजिस्टर मेंटेन करता था, और मार्केट में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती थी उनके ऊपर नज़र रखता था। ठीक है। और बेटा अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री इन रियल लाइफ। अगर आपसे कोई पूछेगा कि राशन शॉप की दुकानें खोलने वाले पहले रूलर कौन है, तो बता देना अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने ये राशन शॉप के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। आज इन शॉप्स को हम फेयर प्राइस शॉप्स कहते हैं। इन्हें सरकार, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है, और सरकार फेयर प्राइस शॉप क्यों ओपन करती है बेटा? जिससे कि गरीबों को वो सामान बेच सके चीपर रेट्स में, उन रेट्स में जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करेंगे। ज़मीन को लेकर, एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर के क्या सुधार किए गए। अलाउद्दीन ने पहला काम तो ये किया, अपने जितने भी इम्पॉर्टेंट पर्सनल नॉबल्स थे उनसे कहा कि भाई पहला काम हमें करना है, सारी ज़मीनों को नापना है। तो 2-4 लोगों को ऑथराइज कर दो, उन्हें ये ऑर्डर दे दो कि जाओ मेजर करो लैंड विच वॉज अंडर कल्टिवेशन। जितनी ज़मीन पे कल्टिवेशन होता है वो ज़मीन टोटल कितनी है उसको नाप लो, मेजर कर लो। लैंड को कैटेगराइज किया गया उसकी फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग, और जिस लैंड की फर्टिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, रेवेन्यूज़ लेंगे। मतलब टैक्स उस ज़मीन की फर्टिलिटी के हिसाब से लगाया जाएगा। द लैंड रेवेन्यू वॉज कॉल्ड खराज, और लैंड रेवेन्यू को क्यों कहा जाता था? खराज। क्लियर है? लैंड रेवेन्यू वॉज नोन एज खराज। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में आए, इसीलिए उन्होंने जो दोआब वाला एरिया था, गंगा यमुना रिवर के बीच वाला जो एरिया था बेटा, दो आब मतलब होता है नदियाँ, और दो मतलब दो, पता है, तो दो नदियों के बीच वाला जो एरिया होता है उसे दोआब कहते हैं। तो यमुना और गंगा रिवर के बीच में जो जगह थी बहुत ही फर्टाइल थी, उसे दोआब एरिया कहा जाता था। वहाँ पर इन्होंने टैक्सेस इंक्रीज़ किया, इवन मोर देन हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, कि अगर आप 100 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहे हो तो 50 क्विंटल्स आपको किसको देना पड़ेगा? किंग को देना पड़ेगा। द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू वॉज नॉट डायरेक्टली मेड टू सुल्तान। यहाँ पर पेमेंट जो होती थी टैक्सेस की वो सीधे सुल्तान को नहीं होती थी, है ना। सुल्तान ने बहुत सारे ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर रखा था, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, जिनका काम था स्ट्रिक्टली रेवेन्यू को कलेक्ट करना। और बेटा आज जो आप ऑडिटिंग सुनते हो, ये आज का कंसेप्ट नहीं है, उस टाइम में भी ऑडिटिंग चलती थी। अलाउद्दीन खिलजी प्रॉपर जो भी अकाउंट्स होते थे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स के, उनको प्रॉपर ऑडिट कराते थे। और ये क्यों कराते थे? टू डिस्करेज करप्शन, जिससे भ्रष्टाचारी ना बन जाए कोई ऑफिशियल। लास्ट ईयर कितना कलेक्ट हुआ था, इस साल कितना कलेक्ट हुआ, कम हुआ तो क्यों हुआ, ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ। करप्शन को डिस्करेज करने के लिए
ये अकाउंट्स को भी ऑडिट करवाते थे। और बेटा अकाउंट के ऑडिट होने का मतलब क्या है कि ऑफिसर के ऊपर नज़र रखी जा रही है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी ऑफिसर हुआ करते थे उन सब पे प्रॉपर नज़र रखी जाती थी। इस वजह से ये ऑडिटिंग के सिस्टम को लेके आया गया था। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और मिलिट्री रिफॉर्म्स थे जो सजेस्ट किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक मिलिट्री जीनियस नहीं था बल्कि कि एक विजनरी लीडर भी था। इतनी अच्छी बातें सोचना कि ज़मीन को नापो, ज़मीन की फर्टिलिटी के हिसाब से टैक्स लगाओ, अकाउंट को ऑडिट कराओ, ये काम कोई एक व्यक्ति नहीं सोच सकता। और ऐसा अलाउद्दीन ने सोचा, मतलब ये बहुत ही विजनरी लीडर था कि भैया आर्मी को भी सुधारा, इकोनॉमी को भी सुधारा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी सुधारा। क्लियर है? हिस्ट्री इन रियल लाइफ फिर से सुनो। जो सिस्टम है ऑडिटिंग का, जो अलाउद्दीन के टाइम में फॉलो होता था, आज भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉलो करते हैं। तो ऑडिटिंग के सिस्टम को भी पहली बार किसने ही इजाद किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑडिटिंग के लिए भी हम किसको जानेंगे इस इतिहास में? अलाउद्दीन को। और राशन शॉप्स के लिए भी किसको जानेंगे? अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन की डेथ हो जाती है बेटा 1316 CE में। मलिक काफूर पावर को अक्वायर कर लेता है, बट ही वॉज मर्डर्ड सून। जल्दी ही मलिक काफूर को भी मार दिया जाता है। द लास्ट रूलर ऑफ खलजी डायनेस्टी वॉज किल्ड इन 1320। देखो अलाउद्दीन की डेथ होती है 1316 में, उसके बाद मलिक काफूर पावर ले लेता है, पर मलिक काफूर का भी मर्डर कर दिया जाता है। जो लास्ट रूलर होते हैं खिलजी डायनेस्टी की, है ना, उन्हें 1320 में मार दिया जाता है। किसके द्वारा मार दिया जाता है? घियासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे। द लास्ट रूलर ऑफ द खलजी डायनेस्टी वॉज किल्ड इन 1320 बाय घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक मारते हैं किसको? खलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर को। और फिर किसकी शुरुआत हो जाती है? तुगलक डायनेस्टी की। और बेटा यहाँ पर एक बात याद रखना, जो लास्ट रूलर होते हैं ना किसके? खलजी डायनेस्टी के, वो होते हैं खुसरो खान। कौन होते हैं बेटा? खुसरो खान। याद रहेगा ना बेटा? कौन थे लास्ट रूलर? खुसरो खान, याद रखना। खलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे खुसरो खान, जिनको मारा घियासुद्दीन तुगलक ने। और किसको फाउंड किया? तुगलक डायनेस्टी। अब बेटा हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी को। तो तुगलक डायनेस्टी कितने साल रूल करती है? 100 साल, 100 ईयर रूल करती है। घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये 3 मेन रूलर होते हैं इस डायनेस्टी के। तुगलक डायनेस्टी कितने साल रूल करती है? 100 साल रूल करती है। घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये 3 मेन रूलर होते हैं इस डायनेस्टी के। पहले हम घियासुद्दीन तुगलक को डिस्कस करेंगे। तो घियासुद्दीन तुगलक ने रूल करना चालू किया 1320 से 1325 तक ये रूल करते रहे। घियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनवाया। ये न्यू सिटी थी दिल्ली के पास। दिल्ली के पास एक नई सिटी तुगलकाबाद बनवाने वाले कौन थे? घियासुद्दीन तुगलक। क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे इनके रीन के? पहला, इन्होंने अपनी सल्तनत की बाउंड्री का एक्सपांशन किया, वरंगल का एनेक्सेशन किया पूरी तरीके से, और बंगाल को भी पार्शियली अपने कंट्रोल में ले लिया। बहुत सारी कैनाल्स बनवाई जिससे इरिगेशन इम्प्रूव हो। इरिगेशन इम्प्रूव होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, अच्छा एग्रीकल्चर होगा तो लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में अच्छा सा खासा पैसा आएगा। इन्होंने सल्तनत को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। जितने भी रिबेलियन आसपास हो रहे थे उन सबको क्रश कर दिया, ख़त्म कर दिया। इनकी डेथ होती है। एक पवेलियन जो इनके लिए ही बन रहा था, वो पवेलियन ढह जाता है, ठीक है, गिर जाता है। मतलब कई बार ऐसे होता है ना कि हम किसी बिल्डिंग को बना रहे होते हैं और वो तुरंत ही कोलैप्स हो जाती है, वैसे ही हुआ। ही डाइड। इनकी डेथ होती है किसकी वजह से? पवेलियन के गिर जाने की वजह से। ही डाइड व्हेन द पवेलियन बिल्ट फॉर हिज रिसेप्शन। इनके ही रिसेप्शन के लिए एक पवेलियन बनाया जा रहा था, वो कोलैप्स कर जाता है 1325 CE में, और इनकी हो जाती है डेथ। इनको सक्सीड करते हैं इनके अपने बेटे जौना खान, जो टाइटल ले लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का। क्लियर है यहाँ पर बात? जो मोहम्मद बिन तुगलक के पापा थे, जिनका नाम था घियासुद्दीन तुगलक, उनकी डेथ हो जाती है उनके लिए, उनके रिसेप्शन के लिए ही बनाए जा रहे पवेलियन के गिरने से। कब होती है? 1325 में।
फिर इनको सक्सीड करते हैं इनके अपने बेटे जौना खान, जो कौन सा टाइटल अज्यूम कर लेते हैं, कौन सा टाइटल ले लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने रूल करना चालू किया 1325 से, और कब तक करते रहे, 1351 तक करते रहे। 26 ईयर इनका रूल चला। मोहम्मद बिन तुगलक ग्रेट पैटर्न थे लर्निंग के, है ना, लर्न मैन इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे, है ना, मतलब जितने भी लर्न मैन आते थे उन सबको ये पैटर्न देते थे। बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, इन्हें एस्ट्रोनॉमी, पोएट्री, फ़िलासफ़ी, मैथ्स सब कुछ आता था। मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज थे। एस्ट्रोनॉमी की बात करो, पोएट्री की बात करो, फ़िलासफ़ी की बात करो, मैथ्स की बात करो, सब आता था। ये बहुत ही पावरफुल रूलर थे। एंड हैविंग हाई सेंस ऑफ जस्टिस, और बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट था इनका। ये चाहते थे कि बढ़िया तरीके से ये इतने बड़े एम्पायर को मैनेज करें। नए नए आइडियाज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, पर इनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ रहते थे वो ऑफन फेल कर जाते थे, क्योंकि उनका जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर नहीं होता था। देखो बेटा, आइडियाज़ तो कोई भी बना सकता है ना, आइडियाज़ तो कोई भी बना सकते हो, आप बना सकते हो, मैं बना सकती हूँ, पर वो आपके कब होंगे, जब उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो गया। पर इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन की वजह से इनके जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट से बनाए हुए आइडियाज़ थे, जो बहुत यूनिक थे, वो फेल कर जाते हैं। ही इज़ नोन एज इंडियन हिस्ट्री एज अ कन्फ्यूज जीनियस। इंडियन हिस्ट्री में इन्हें कन्फ्यूज जीनियस कहा जाता है। वे जीनियस तो थे पर थोड़े से कन्फ्यूज थे। इब्न बतूता जो विजिटर थे मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में, उन्होंने डिटेल्ड अकाउंट दिया है इनके टाइम में क्या होता था, कैसे होता था, कहाँ ये सही थे, कहाँ ये गलत थे। He has defended the king in his court. He has defended the king in his account. बेटा अगर हम बात करें, मैंने अभी शायद अकाउंट को कोर्ट पढ़ा है, ध्यान से रखना, कि इन्होंने डिफेंड किया है राजा को अपने अकाउंट में। वॉट एवर इब्न बतूता हैज़ रिटर्न अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक, ही हैज़ ऑलवेज प्रेज्ड हिम। मतलब अगर कोई डिसीज़न बैकफायर भी किया है, कुछ गलतियां भी हुई हैं, तो भी इब्न बतूता ने बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा है। इस तरीके से लिखा है कि हर जगह आपको लगेगा कि राजा को ये डिफेंड कर रहे हैं कि भाई राजा तो सही था, राजा का डिसीजन सही था, पर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इस तरीके से। अब बेटा जो पहला डिसीज़न था जो बैकफायर करेगा वो था टैक्सेशन इन दोआब। दोआब अभी हमने पढ़ा मोस्ट फर्टाइल रीजन था, गंगा यमुना रिवर के बीच का जो रीजन था, यहाँ पर गुड क्वालिटी क्रॉप होती थी। तो सुल्तान ने सोचा यहाँ टैक्स बढ़ा देता हूँ, 50% आपको आपकी जो भी प्रोड्यूस है उसका टैक्स किसको देना पड़ेगा, राजा। 100 क्विंटल हुए तो 50 क्विंटल आप राजा को दे दोगे। इस बात से हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि अगर हमारी प्रोड्यूस होती है तो हमें राजा को टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर कुछ ईयर्स ऐसे होते हैं जब हमारी क्रॉप फेल कर जाती है। अब हमारी क्रॉप तो फेल हो गई और राजा अभी भी 50% 50% हमसे डिमांड करेगा, तो क्या हम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना। तो ये अच्छा, इसने 50% टैक्स क्यों इंक्रीज़ किया था दोआब रीजन में, क्योंकि ये अपनी अर्निंग को, अपनी एम्पायर की अर्निंग को बढ़ाना चाहता था, और जो इसके फर्दर प्लान्स थे उन्हें फाइनेंस करना चाहता था, है ना। ही ऑल्सो रिक्वायर्ड मनी टू इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी पैसा चाहिए था। पर ये जो टाइम इसने चूज़ किया इस टैक्स को बढ़ाने का वो गलत था। इस टाइम में सीवियर फेमाइन आई हुई थी दोआब रीजन में। जो फार्मर्स थे वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो टैक्सेस दे पाते। बहुत सारे किसान तो उस जगह को छोड़कर, गंगा यमुना जो दोआब वाला जो रीज़न था उस जगह को छोड़कर ही चले गए, क्योंकि अगर उस जगह रहते तो उन्हें टैक्स भरना पड़ता। वो कहीं और चले गए। कुछ लोगों ने रिवोल्ट कर दिया कि भाई हम तो नहीं दे पाएंगे। इस वजह से सुल्तान ने फाइनली डिसकंटिन्यू कर दिया टैक्सेस को। देन सेकेंड डिसीजन, शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल। एक और मिस्टेक की, एक और गलत डिसीजन इन्होंने लिया कि इन्हें कैपिटल शिफ्ट करने का ख्याल आया। 1327 सी में इन्होंने ऑर्डर किया कि भैया चलो अब हम राजधानी को शिफ्ट करते हैं, दिल्ली से हम चलते हैं कहीं और, दिल्ली से चलेंगे देवगिरी। ठीक है, बाद में इस देवगिरी का नाम ही क्या रख दिया, दौलताबाद। जो रॉयल हाउस होल्ड थे, जो कॉमन पीपल थे, उनसे भी कहा गया चलो शिफ्ट करना है, दिल्ली से देवगिरी चलना है, जिसका नाम दौलताबाद में रख दूंगा बाद में, है ना। अब लोग बेचारे परेशान, पर क्या करते, राजा के नहीं सुनते तो मरते, तो वो भी गए। दिस वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल डिसीज़न, ये प्रैक्टिकल डिसीज़न नहीं था, बहुत एक्सपेंसिव था, है ना, टू रॉयल एक्सचेकर। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा रॉयल ट्रेजरी का इस चीज़ में बर्बाद हुआ।
बरानी के वर्ड्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने लिखा है कि जो सेकेंड प्रोजेक्ट था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का, वो डिज़ास्ट्रस था पूरे एम्पायर के लिए। ठीक है, ही ब्रॉट र्यून अपॉन दिल्ली, दिल्ली तो इस बात से ख़त्म होनी ही थी, जो बढ़िया प्रॉस्पर हो रही थी, ग्रो कर रही थी, उसके लिए भी गलत फैसला था। साथ में वो औरतें आदमी, मतलब वो आदमी और वो औरतें और बच्चे सोल्जर्स, उन सब की फैमिलीज़ को भी फोर्स किया गया कि भाई तुम भी साथ चलो, तुम भी मूव करो। बेटा अब उस टाइम ट्रैक्टर वगैरह कुछ तो होते नहीं थे, ट्रक्स होते नहीं थे जिनमें बिठा के आपको ले जाया जाए, कुछ को पैदल चलना है, कुछ को बग्गी पे चलना है, तो सब लोग बहुत परेशान हुए उस टाइम में भैया। और स्पेशली जो पुअर लोग थे, सबको ऑर्डर दिया गया कि आप आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, सोल्जर हो, सबको चलना ही है। कहाँ? दौलताबाद। बहुत सारे चलने के दौरान मर गए, बहुत लंबी जर्नी थी, पानी ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं था बेटा कि दिल्ली से दौलताबाद 1 दिन में 2 दिन में पहुंच जाते, उसको बहुत टाइम लग रहा था। और उस टाइम में बहुत सारे लोग पैरिश कर गए, मतलब भूख के मारे मर गए, प्यास के मारे मर गए बेचारे। मेनी कुड नॉट सर्वाइव लॉन्ग जर्नी एंड पैरिस्ड ऑन द रोड, रोड पर ही बेचारे वो मर गए। ऐसा किसने लिखा है? जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। बहुत सारे हिस्टोरियंस फील करते हैं 2 रीज़न थे जिनकी वजह से ये चाहते थे कि कैपिटल का शिफ्ट हो। पहला था कि दौलताबाद सेंट्रली लोकेटेड था, वहाँ से पूरी सल्तनत पे कंट्रोल करना आसान था। होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो। दिल्ली नॉर्थ में आ जाता है तो दिल्ली से फार साउथ डेक्कन तक कंट्रोल करना मुश्किल था। तो अब ये डिसीज़न बहुत वाइज डिसीज़न लिया गया था, इसलिए इसे कंफ्यूज जीनियस कहा गया। इस डिसीजन में कोई बुराई नहीं थी, दौलताबाद से कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से हो सकता था। दौलताबाद सेफर था, यहाँ पर मंगोल अटैक्स भी नहीं हो सकते थे। ठीक है, दे हैड स्टार्टेड अटैकिंग अगेन सिंस द अर्ली ईयर्स ऑफ रीन। मंगोल्स वापस से अटैक करने लग गए थे, तो मंगोल्स के अटैक से सेफ रहने के लिए भी ये एरिया अच्छा ही था। पर राजा को जल्दी ही अपनी गलती समझ में आ गई कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है नॉर्थ इंडिया को दौलताबाद से कंट्रोल करना। यार देखो, इतना बड़ा एम्पायर हो जाएगा ना, तो इतनी आसानी से तो आप उसको मैनेज कर ही नहीं सकते। नॉर्थ से मैनेज कर रहे हो तो सोच रहे हो साउथ प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहा, आप साउथ आ गए हो तो सोच रहे हो कि नॉर्थ मैनेज नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। राजा को ये गलती जल्दी समझ में आ गई, उसने दौलताबाद छोड़ा, सोचा दिल्ली ही अच्छा है। फिर से लोगों को बोला चलो वापस दिल्ली। अब लोग इतना, उनका माथा चटक गया था लोगों का, यही बचा हमारे जीवन में, दिल्ली तो दौलताबाद, दौलताबाद तो दिल्ली। आधे जब अपने ही रिश्तेदार, अपना ही बच्चा, अपने पेरेंट्स मरते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। पर दे वर हैविंग नो एनी अदर ऑप्शन, है ना, कोई ऑप्शन उनके पास था ही नहीं, उन्हें तो जाना और आना ही था। वंस अगेन कॉजिंग ग्रेट हार्डशिप टू द पीपल, और लोग फिर बहुत परेशान हुए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्लंडर मिस्टेक, टोकन करेंसी। मेरा उस टाइम में जो करेंसी यूज़ की जाती थी, द मनी यूज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स और मेटल कॉइन्स इज कॉल्ड टोकन करेंसी। वो करेंसी जो मेटल से बनी हो, नोट से बनी हो, करेंसी नोट्स, उसे क्या कहते थे? टोकन करेंसी। ये न्यू आइडिया था उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम सिल्वर की शॉर्टेज पड़ गई मोहम्मद बिन तुगलक के किंगडम में, तो उसने बोला कि चलो हम ब्रोंज कॉपर के कॉइन का यूज़ करेंगे, और इन कॉइन की भी सेम वैल्यू होगी जितनी सिल्वर कॉइन की होती है। दे वर टू बी मिंटेड फॉर डे टू डे यूज़ के लिए इन्हें बनाया जाने लगा। सुल्तान ने इशू किया एक ऑर्डर और कहा कि इन कॉइन से आप सिल्वर कॉइन को एक्सचेंज कर सकते हो, ये कॉइन हमें दे जाओ, सिल्वर कॉइन ले जाओ एट एनी टाइम फ्रॉम रॉयल ट्रेजरी। जो डिज़ाइन था कॉइन का वो इतना सिंपल था कि इजीली लोग उसे कॉपी करने लग गए, काउंटरफीटिंग चालू हो गई। अब आपसे आज कोई बोले बेटा कि सोने के बदले में आप अपने नोट ले आओ, सोना ले जाओ, तो भाई सोना आज बहुत ही वैल्यूएबल कमोडिटी है, नोट के बदले में सोना देना मूर्खता थी। ऐसे ही टोकन करेंसी के बदले चांदी देना भी मूर्खता थी, पर सुल्तान ने ये किया। नोट और जो उस टाइम जो कॉइन बनाए थे वो इतनी ईजी थे कि हर व्यक्ति घर बैठे बैठे कॉपर के कॉइन, ब्रॉन्ज के कॉइन बनाने लगा। लोग इलीगली खुद ही घर में मिंटिंग करने लगे, कॉइन बनाने लग गए। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, मोनोपोली थी कॉइन बनाने के ऊपर, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि घरों घर कॉइन बनने लग गए। फेक मनी इतनी ज़्यादा आ गई मार्केट में, इतनी ज़्यादा बन गई कि लोग टैक्सेस नई करेंसी में देने लगे और मनी की वैल्यू ख़त्म हो गई। मर्चेंट
पैसे को, कॉइन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि कॉइन तो वैल्यूलेस हो गया था ना। हम वो प्रोडक्ट तुम्हें देंगे जिसका यूटिलिटी है, पर तुम वो प्रोडक्ट हमें दोगे जिसकी यूटिलिटी नहीं। तो मर्चेंट ने बोल दिया हम तुम्हें सामान बेचेंगे ही नहीं। 3 साल बाद सुल्तान को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये भी यार मैंने गलती ही कर दी। सुल्तान को जैसे ये ध्यान आया कि भाई ये भी गलती ही थी, उसने विड्रॉ किया कॉइन को। सुल्तान जब कॉइन को विड्रॉ कर रहा था, ही हैड टू एक्सचेंज देम विद सिल्वर पीसेस, और फिर से उसको सिल्वर पीसेस को देना पड़ा। दीज ड्रेन्ड द ट्रेजरी सून इट बिकम एम्प्टी, और जल्दी ही खजाना फिर से खाली हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे इतना बड़ा एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। पहली चीज़ तो अब लोग सुल्तान से चिढ़ने लग गए थे, एक के बाद एक गलत डिसीज़न। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सुल्तान ने बहुत सारे गलत डिसीज़न लिए तो वो अनपॉपुलर हुआ, लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई। इब्न बतूता जो डिटेल्ड अकाउंट लिखते हैं वो कहते हैं कि सुल्तान ने कोई भी पावर उलेमा को नहीं दी हुई थी। इस्लामिक लर्निंग, जो स्कॉलर्स होते थे इस्लामिक लर्निंग के, इस्लामिक स्कॉलर्स हुआ करते थे, ठीक है, इवन वो उलेमा से क्वेश्चन पूछते थे। इस वजह से उलेमा भी इनके अगेंस्ट में था। उलेमा को जब खुद कोई शक्ति, कोई पावर नहीं मिल रही है, अब उलेमा को भी टाइम मिल गया, जैसे ही राजा की गलतियाँ समझ में आई तो उलेमा भी अगेंस्ट में हो गए। अब बेटा हम बात करेंगे चंगेज़ खान की। गेंगिस खान की जो मंगोल लीडर था, उसने भी दिल्ली सल्तनत की टेरिटरीज़ को बार बार इन्वेड किया 1219 में। उसके बाद भी मंगोल अटैक्स बढ़ गए, इसी वजह से सल्तनत वीक हो गई, कमज़ोर हो गई। गुजरात, वरंगल, बंगाल जिनको इन्होंने जीता था, वहाँ पर रिबेलियन चालू हो गए। इस वजह से जो रीजनल किंगडम्स थी साउथ इंडिया की, डेक्कन की, वो भी एग्जिस्टेंस में आने लगी। फिर जो राजपूत थे उन्होंने रणथंभौर को रिकैप्चर कर लिया, चित्तौड़ वापस से ले लिया और अपने लिए नए स्टेट बनाने लग गए। कहाँ पर? राजस्थान में। मतलब अब चारों तरफ जिन एरियाज़ को इन्होंने अपने कंट्रोल में किया था, हर जगह रिबेलियन होने लगा, लोग अपने एरियाज़ को वापस लेने लग गए। राजपूत ने रणथंभौर, चित्तौड़ वापस ले लिया। गुजरात, वरंगल, बंगाल में रिबेलियन होने लगे। रीजनल किंगडम का एग्जिस्टेंस हुआ साउथ इंडिया में, डेक्कन में। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with Feroz Shah Tughlaq.